हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि मोढेरा सन टेम्पल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कुंभलगढ़ फोर्ट को लेकर के। तो कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो हमारे इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान बाई एरिया वाइज उसमें लोकेटेड है। कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान स्टेट का जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एग्जिस्ट करता है। देखो, अगर हम प्रिंसली स्टेट्स के टाइम की बात करें तो ये जो रीजन है उसको मेवाड़ रीजन के नाम से जाना जाता था। और मेवाड़ रीजन जो है इस पर गोहिल डायनेस्टी ने रूल किया था। तो गोहिल डायनेस्टी के एक इम्पोर्टेंट रूलर हुए राणा कुंभा। उन्होंने 15th सेंचुरी के टाइम में इस कुंभलगढ़ फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करवाया था। ये जो कुंभलगढ़ फोर्ट है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें भी शामिल है। इसके अलावा कुंभलगढ़ फोर्ट के अलावा हमारे राजस्थान स्टेट के 5 अदर हिल फोर्ट जो हैं उनको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था। तो उनकी लोकेशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक फोर्ट है जो झालावाड़, राजस्थान का जो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लोकेटेड है गागरोन फोर्ट। ये शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। दूसरा यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जो है वहां पर लोकेटेड है चित्तौड़गढ़ फोर्ट, उसको शामिल किया गया। तो 3 तो ये हो गए, एक कुंभलगढ़, एक चित्तौड़गढ़ फोर्ट और एक गया गागरोन फोर्ट। एक यहाँ पर सवाई माधोपुर में जो रणथंभौर फोर्ट है उसको शामिल किया गया 4। एक जयपुर जो राजस्थान की कैपिटल है वहां पर है आमेर फोर्ट, उसको शामिल किया गया। तो ये हो गया 5। और एक है जैसलमेर जो राजस्थान की वेस्टर्न सीमा, वेस्टर्न बाउंड्री बनाता है, पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, वहां पर है जैसलमेर फोर्ट, उसको शामिल किया गया था। तो इस तरीके से ये जो 6 हैं इनके नेम आपको ध्यान में रखने हैं। और बहुत बार इस तरीके के फोर्ट को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कौन सा फोर्ट जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये भी बेसिक बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अब एक कुंभलगढ़ फोर्ट जो है इसकी जो वॉल है, दीवार जो है वो पूरे वर्ल्ड में 2nd लॉन्गेस्ट वॉल है आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ओके, अब यहाँ पर कुंभलगढ़ फोर्ट जो है इसमें अभी G20 ग्रुप की प्रेसिडेंटशिप हमारे इंडिया के पास में है। तो जब भी G20 को लेकर के अदर सेक्टर में जो मीटिंग हो रही है तो अदर कंट्रीज से आने वाले जो मेंबर्स हैं उन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट को विजिट किया था, जिसकी वजह से न्यूज में बना हुआ है। तो इंपोर्टेंट फैक्ट है, लोकेशन है कुंभलगढ़ फोर्ट की, ये आपको ध्यान में रखना है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें बिल्किस बानो केस में जो 11 कन्विक्टेड जो है जिनको अर्ली रिलीज कर दिया गया जेल से, उनकी पनिशमेंट कंप्लीट होने से पहले ही, तो इसको लेकर के बिल्किस बानो ने रिव्यू पिटीशन डाली थी कि जो भी यहाँ पर रिजल्ट आया है, लास्ट ईयर ही उन्होंने पिटीशन डाली कि इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए। अब जुडिशरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गुजरात गवर्नमेंट से बार बार क्वेश्चन कर रही थी और उन्होंने वो सारी फाइल, वो सारा प्रोसीजर जिसके थ्रू ये अर्ली रिलीज किया गया है उन सब के बारे में डिमांड की थी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको लेकर के अपना आंसर नहीं दे रहे थे। वो चाहते थे कि ये एक तरीके से सीक्रेसी वाली फाइल है, इसको ओपनली जो है वो रिव्यू ना किया जाए। लेकिन अब यहाँ पर जुडिशरी ने अपना पॉइंट रखा। उसके बाद में अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोला है कि वो जल्द ही जो भी उनका प्रोसीजर जो उन्होंने फॉलो किया वो अर्ली रिलीज वाले प्रोसीजर में, उन सब से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं उनको वो सबमिट करेंगे। तो देखो, 2002 में जब गुजरात रिवोल्ट्स हुए थे, गोधरा रिवोल्ट्स हुए, उस टाइम में बिल्किस बानो प्रेग्नेंट वीमेन, उनके खिलाफ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। उनका गैंग रेप हुआ, उनकी फैमिली मेम्बर्स को जो है वो डेथ दी गई। तो इतने हीनियस क्राइम में जो पर्सन इन्वॉल्व थे उनका अर्ली रिलीज जो करना है, इसमें जुडिशरी ने भी इस पॉइंट को रखा है कि इस तरीके से आप इतने हीनियस क्राइम में कोई पर्सन इन्वॉल्व है और उसको आप अर्ली रिलीज कर रहे हो तो आप सोसाइटी को इससे क्या मैसेज दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो, गिग इकोनॉमी में शामिल
जो भी यहाँ पर पर्सन है, जो भी वर्कर्स हैं, उनके बारे में आज टेक्स्ट पेज पर आर्टिकल आया है। हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि गिग इकोनॉमी क्या है, ये जो वर्कर्स जो इसमें शामिल है इस इकोनॉमी में, उनको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है, जुडिशरी ने क्या क्या पॉइंट रखा है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप सभी को पता है कि राहुल गांधी उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप जो मेंबरशिप है उसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि उनको जो है 2 ईयर्स की जो है वो पनिशमेंट देखने को मिली। तो आरपीए एक्ट 1951 का सेक्शन 8 सब क्लोज 3 ये बोलता है कि अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को 2 ईयर या उससे ज़्यादा की पनिशमेंट मिलती है तो उनकी मेंबरशिप जो है वो खत्म कर दी जाएगी। हालांकि उन्होंने हायर जुडिशरी में यहाँ पर जो है वो अप्लाई किया है, लेकिन हायर जुडिशरी ने अपना कोई भी वर्डिक्ट अभी नहीं दिया है। तो अगर स्टे लग जाता है उनकी कन्विक्शन के ऊपर तो उनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप जो मेंबरशिप है उसको दोबारा से रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और यहाँ पर टेक्स्ट पेज पर हम डिस्कस करेंगे जो गिग इकोनॉमी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो देखो, जोमेटो जो कंपनी है उसी की ही एक कंपनी है ब्लिंकिट डिलीवरी। ब्लिंकिट डिलीवरी अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी कम टाइम में डिलीवरी करते हैं। ओके, काफ़ी कम टाइम में जो है वो आपको प्रोडक्ट अपने घर पर पहुँचाते हैं। और बार बार हमने देखा है कि इस तरीके की जो फास्टेस्ट डिलीवरी के चक्कर में ये जो गिग वर्कर्स जो होते हैं इनके काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस भी देखने को मिलते हैं। तो इतनी एक तरीके से सीरियस जॉब इनकी है, एक तरीके से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एक्सीडेंट होता है तो लाइफ थ्रेटनिंग होता है वो, लेकिन फिर भी इनको जो है वो मेन जो क्राइटेरिया है लेबर का उसमें शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी कम बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या हुआ है कि ब्लिंकिट डिलीवरी में जो भी वर्कर्स काम करते हैं, पहले क्या होता था कि उनको हर डिलीवरी पे ज़्यादा पैसा दिया जाता था। अब जो है वो कंपनी ने उनका जो प्रॉफिट है उसको रिड्यूस किया है। तो पहले एक वर्कर अगर डेली बेसिस पर 600 टू पहले मान लो 1200 रुपीज़ पर डे कमा रहा था, लेकिन अभी वो 600 to 700 रुपीज़ ही कमा पाएगा। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि गिग वर्कर जो है वो होते क्या है। देखो, जैसे ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको बोला जाता है गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्लेटफॉर्म वर्कर्स और एक होता है नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जब कोई गिग वर्कर्स किसी ऑनलाइन एल्गोरिदम मैचिंग प्लेटफॉर्म, जैसे आप ऑनलाइन जो है शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो, ऑनलाइन जो है आपने फूड मंगवाया, तो इनको कोई ऐप को यूज़ करते हुए कोई वर्कर अगर यूज़ कर रहा है, अपने कस्टमर को कनेक्ट कर रहा है ऐप का यूज़ करते हुए, तो उनको बोला जाता है, जो प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं उनको बोला जाता है प्लेटफॉर्म वर्कर्स। और ऐसे वर्कर जो किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है उससे भी बाहर काम करते हैं, तो उनको बोला जाता है नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जिसमें शामिल है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड टेम्परेरी वर्कर्स। अब देखो, ये जो गिग वर्कर्स हैं इनको गिग वर्कर्स शुड बी कैटेगराइज्ड एज एम्प्लॉय और एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैज़ बीन ए हीटेड डिबेट। ये हमेशा से एक बहुत ही हीटेड डिबेट रही है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनको एम्प्लॉय वर्ड दो या तो कैटेगरी में रखो उनको, या फिर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की जो कैटेगरी है उसमें उनको रखो। हमारे इंडिया में एम्प्लॉय जो होते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंडर जो भी रूल्स हैं उनके अंदर बेनिफिट देखने को मिलता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 का बेनिफिट देखने को मिलता है। पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट 1965। इसी तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स होते हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और इसके अलावा प्रोविडेंट फंड के जो बेनिफिट हैं वो उनको देखने को मिलते हैं। हालांकि जो यूनिक नेचर ऑफ गिग वर्क होता है, गिग वर्क्स डिस्प्ले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एम्प्लॉय, मतलब जो गिग वर्कर्स जो होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टर्स तो होते हैं किसके, एम्प्लॉय की, और कुछ होते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की। तो इनकी जो कैटेगरी है उसको सेपरेटली कहीं पर नहीं रखा गया है गिग वर्कर्स को, तो इसकी वजह से बेनिफिट जो है इनको नहीं मिलते हैं। ओके,
तो इनका रिजिड कैटेगराइजेशन जो है उसमें नहीं शामिल हो पाए हैं और इसकी वजह से जो गिग वर्कर्स हैं उनको लिमिटेड रिकॉग्निशन, प्रेजेंट टाइम में जो भी लॉ हैं उनके अंडर लिमिटेड रिकॉग्निशन देखने को मिलती है। अब हमारे इंडिया में क्या क्या लॉ जो हैं वो इसके लिए बनाए गए हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उन्होंने 2020 में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जो गिग वर्कर्स हैं उनको पहली बार लेबर लॉज के अंडर लाया गया था। अब ये जो कोड है, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इसका सेक्शन 2 सब क्लोज 35 जो है वो ये बोलता है, गिग वर्कर की यहाँ पर डिफाइन दी गई है कि एक पर्सन who perform work or participate in a work arrangement and earn from such activities outside of a traditional employer-employee relationship. The code defines platform works as a work arrangement outside of a traditional employer-employee relationship in which organization or individual use an online platform to access other organization or individual to solve specified problems or to provide specific services in exchange for payment. मतलब किसी प्लेटफॉर्म का अगर कोई वर्कर यूज करता है और उसके थ्रू पैसा दे करके कोई काम करता है तो उनको गिग वर्कर जो है वो माना जाएगा। ओके, तो कोड जो है ये कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो है उन्होंने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज तो किया है, लेकिन ऐसे जो वर्कर्स हैं और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच में एक डिस्टिंग्विश, मतलब एक भेद जो है, डिफरेंस जो है वो भी क्रिएट किया गया है। लेकिन जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ग्रेजुएटी, एम्प्लॉय कंपेंसेशन, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी बेनिफिट, कोड जो है ये सारी बेनिफिट उनको मिलता है। हालांकि ये कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी जो है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए बोला था कि आप जल्द ही इसको लेकर के जो भी गिग वर्कर्स हैं उनको लेकर के क्या क्या उनको बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या उनको हेल्थ, मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, इनको लेकर के आप कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो निकालो। ओके, और साथ ही साथ में ये भी बोला गया, इस कोड में ये भी बोला गया कि जो भी गिग वर्कर्स हैं उनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जो प्लेटफॉर्म है वो इन स्कीम्स के अंडर जो है इन गिग वर्कर्स को प्रॉफिट जो है, बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करें। अब क्या कंसर्न है, देखो हमारे इंडिया में 4 न्यू लेबर कोड्स जो हैं वो लाई गई। गिग वर्क जो है उनमें सिर्फ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक में जो है वो रेफरेंस दिया गया गिग वर्क के बारे में, इसके अलावा कहीं पर भी गिग वर्कर्स के बारे में कोई स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो रेफर नहीं की गई। ओके, तो 2022 की रिपोर्ट फेयर वर्क इंडिया एक रिपोर्ट है जो एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है, उन्होंने हाईलाइट किया इस बात को लेकर के कि जो एम्प्लॉई जो डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म्स में इंडिया में काम करते हैं उनके लिए स्टैट्यूटरी अफर्मेशन ऑफ द राइट्स ऑफ गिग वर्कर्स के लिए काम करने की जरूरत है, मतलब उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो होने चाहिए। ओके, हालांकि स्टेट्स को, सेंट्रल को जो गाइडलाइंस दी गई थी वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर जुडिशरी की बात की गई है कि जुडिशरी में इस चीज़ को लेकर के कैसे टैकल किया जा रहा है। तो 2021 में जुडिशरी में इसको लेकर के एक पिटीशन डाली गई थी, लिटिगेशन, और उसमें बोला गया था कि जुडिशरी जो है वो गिग वर्कर्स के लिए कोई काम करे। ओके, और इस पिटीशन में बोला गया था कि 2008 का जो एक्ट है ना, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, इसके अंडर जो है वो शामिल कर दिया जाए ताकि कुछ बेनिफिट जो है वो हमें देखने को मिल गई। ओके, तो यहाँ पर इस बात को लेकर के यहाँ पर रखा गया। और देखो उन्होंने ये भी रखा कि देखो अगर आप हमें इक्वलिटी नहीं देते हो तो मतलब आप हमें फंडामेंटल राइट्स जो है उसके बेसिस पर आप हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। साथ ही साथ में आर्टिकल 23 जो फोर्स्ड लेबर को एक तरीके से रेगुलेट करता है, तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है थ्रू फोर्स्ड लेबर विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 23, ये सारा जो है उन्होंने अपने पिटीशन में डाला था। तो देखो लॉज तो बने हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू जो है उनका ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बेसिस पर अगर इनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाता है तो ये गिग इकोनॉमी जो है वो हमारे लिए इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और बहुत सारे वर्कर्स इसमें काम करते हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया गया है गोल्डन ग्लोब रेस के बारे में।
मतलब अर्थ जो है उसमें सी रूट का फॉलो करते हुए जो है वो अर्थ को क्या करो, चारों तरफ से घूम करके आओ। ओके, तो अभिलाष टोमी जो है, जो पहले इंडियन नेवी में फॉर्मर कमांडर थे, वो फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने सेल बोट सोलो के थ्रू जो है वो पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से विजिट किया है और विदाउट एनी अनअसिस्टेड, मतलब कोई असिस्टेंस उनके पास में नहीं था। Has now attained another record of completing a solo circumnavigation under even more grueling circumstances when he made podium finish at the Golden Globe Race 2022 on April 29. He finished second after South African Christine Nusseper. उसके बाद में जो है वो सेकंड नंबर पर उन्होंने ये नई रेस जो है उसको क्या किया, फिनिश किया। तो ये गोल्डन ग्लोब रेस क्या है? तो गोल्डन ग्लोब रेस क्या है? एक नॉन स्टॉप सोलो अनअसिस्टेड याच रेस अराउंड द वर्ल्ड विच वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1968-69। और उस टाइम में जो टोटल 9 पार्टिसिपेंट थे उनमें से केवल एक 30 ईयर ओल्ड ब्रिटिश सेलर रॉबिन नॉक्स जॉनसन जो है उन्होंने इसको कंप्लीट किया था। और उन्होंने उस टाइम में जो बोट यूज की थी उसका नाम है सुहेली, और ये जो सुहेली है इसको इंडिया में ही बिल्ड किया गया था। सेकेंड एडिशन जो है इस रेस का वो 50 ईयर्स बाद में 2018 में, जब ये टोमी जो है अभिलाष टोमी, इन्होंने अपना नाम रखा कि वो इसमें शामिल होंगे। ओके, तो यहाँ पर इस रेस के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन सी, केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका के सदर्न पार्ट पर, केप ल्यूएन जो ऑस्ट्रेलिया के पार्ट पर, और केप हॉर्न जो चिली के पार्ट पर, इन सबको पार करना था इस बोट रेस में। और इसमें 1968 के टाइम में जब ये पर्सन ने अपनी बोट रेस को कंप्लीट किया था तो उस टाइम में टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं थी। तो इस बोट रेस में मेन क्राइटेरिया ये रखा जाता है कि टेक्नोलॉजी का जो है वो कम से कम यूज़ करना है। हालांकि कुछ टेक्नोलॉजी आपके पास में होंगी लेकिन जिसका आप सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में यूज़ कर सकते हो, और उस टाइम में आपका एलिमिनेशन जो है वो आपका इस रेस से हो जाएगा। तो यहाँ पर विदाउट एनी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, विदाउट एनी अदर असिस्टेंस, ये जो रेस है वो कंप्लीट करनी थी, और अभिलाष टोमी जो है वो उन्होंने कंप्लीट की है और वो फर्स्ट इंडियन बन गए हैं इस रेस को कंप्लीट करने वाले। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो कुछ टाइम पहले जुडिशरी में एक पिटीशन डाली गई थी और जुडिशरी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि अभी डेथ बाय हैंगिंग जो किया जाता है, जिनको कैपिटल पनिशमेंट देखने को मिलती है उनकी डेथ बाय हैंगिंग किया जाता है, तो इसका एक अल्टरनेटिव जो है वो ढूंढा जाए। तो जुडिशरी ने बोला था एक कमेटी बनाई जाए जिसमें लॉ एक्सपर्ट जो भी इम्पोर्टेंट हमारे प्रोफेसर्स हैं वो इसमें शामिल हों और उसके बेसिस पर इस रिसर्च किया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि एक ऐसा प्रोसीजर रहे जिसमें जो पेनफुल जो तरीका होता है वो बिल्कुल ना देखने को मिले, और ये जो प्रोसीजर है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सके। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो सेक्शन 354 सब क्लोज 5 है वो ये बोलता है कि ए पर्सन सेंटेंस टू डेथ शैल बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड। तो ये जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनह्यूमेन कंडीशन है, तो इसको रिप्लेस किया जाए कोई ऐसे अल्टरनेटिव से जिसमें जो डेथ जो है उसमें पेन जो है वो फेस ना करना पड़े। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो को एससीओ के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी इंडिया में विजिट हुई है, और अभी जुलाई में जो है वो एससीओ के मेंबर्स कंट्री जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कंट्रीज़ के वो इंडिया की विजिट पर रहेंगे। तो एक तरीके से जो कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की विजिट में आएंगे उसका एक तरीके से ये जो अर्ली जो प्रोसीजर है वो देखने को मिल रहा है। इसमें डिस्कस किया गया एचसीओ के टाइम में कि अगर हमें एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको एस्टेब्लिश करना है तो हमें क्या करना होगा, पीस जो है, सिक्योरिटी अगर हमें अश्योर करनी है तो टेररिज्म एक ऐसा इशू है उसको हमें खत्म करना होगा, और इसके लिए सभी कंट्रीज मिलकर के काम करेंगे तभी जाकर के रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।